नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम करंट इशू पर और टोटल ज्योग्राफी पर और टोटल करंट पर इस समय काम कर रहे हैं। आज टोटल करंट इशू में आज का मुद्दा है कि यूनियन टेरिटरी क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, इसके मायने क्या है, केंद्र सरकार को इससे क्या मतलब है, अफस्पा एक्ट क्या है, इन सभी के विषय में आज हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है कि इसमें ये बात क्यों उठी है कि पुदुचेरी को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। राज्य का दर्जा को असल में केजरीवाल जी ने भी उठाया था, लेकिन जनता को इसका बहकावा देने के बाद में, अपनी सीट को धारण करने के बाद में उन्होंने इस मुद्दे से अपनी तिलांजलि दे दी और वर्तमान में यह मुद्दा जो उठाया है वो केरल के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी जी ने उठाया। इस विषय में हम पूरा जानेंगे। पहले पुदुचेरी की भौगोलिक स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। मैं साइड में हूँगा, फिर आपको इसके विषय में पूरा बताने की कोशिश करूँगा। पुदुचेरी असल में भारत में 4 जगह पे, और ये उसी तरीके से जैसे मैं राजीव शर्मा अपने एक प्लॉट को बंबई में सांता क्रूज में ले लूं, या एक प्लॉट को आगरा में संजय प्लेस में ले लूं, या एक प्लॉट को मैं जो है लखनऊ के गोमती नगर में ले लूं, या एक प्लॉट को मैं जो है भविष्य में राधे राधे करने के लिए मथुरा में ले लूं। इसी तरीके से पुदुचेरी है। भारत के 3 राज्यों में इसके 4 प्लॉट डले हुए हैं। वो ये हैं कि मुख्य रूप से पुदुचेरी ये है, इसके नीचे कराईकल है। अब पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों असल में तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में यनम है और केरल में माही है। अब हम दमन, दीव, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके विषय में हम देखेंगे। अब मैं बिल्कुल साइड से हो रहा हूं आपको समझाने के लिए। भारत के अंदर 3 यूनियन टेरिटरी हैं और ये जहां पर मुख्यमंत्री सीएम होता है, ये 3 टेरिटरी असल में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें 8 केंद्र शासित प्रदेश में
मतलब केंद्र शासित प्रदेश को हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कह रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरी में 3 में मुख्यमंत्री होता है। 3 में मुख्यमंत्री होता है। तो ये 3 है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में दूसरा आपका आता है आपका दिल्ली, और तीसरा आपका आता है पुदुचेरी। यहाँ पर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। जब ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद होता है। दिल्ली में केजरीवाल जी हैं। जम्मू कश्मीर में आपके धारा 370 हटने के बाद में उसको टोटल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पर्सी में चल रहा है। भविष्य में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी होंगे, और फिर उसके बाद में आपका पुदुचेरी है। यहाँ पर एन रंगास्वामी जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें मैं बिल्कुल साइड में हो गया हूं। अब आप देखिएगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि पुदुचेरी पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था, और 1962 में भारत को फ्रांसीसियों से पुदुचेरी जो उनका उपनिवेश था वो भारत को प्राप्त हुआ। भारत में अब बात आती है कि केंद्र शासित प्रदेश इन्हें क्यों कहा जाता है, जिसको मैंने हिंदी में 4 भागों में लिखा है। उसे इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं कि पार्ट ए यानी पार्ट 1, फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस दैट हैड ए गवर्नर एंड ए लेजिस्लेचर। यानी ये वो ब्रिटिश अंग्रेजों ने के समय में भारत को 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग था वो भाग जिस पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। दूसरा आपका आता है फॉर्मर प्रिंसली स्टेट दैट वर गवर्न्ड बाय द राज प्रमुख। यानी ये वो भाग था जिस पर अंग्रेज राजाओं के माध्यम से शासन किया करते थे। पार्ट सी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड सम प्रिंसली स्टेट दैट वर गवर्न्ड बाय द चीफ कमिश्नर। तीसरा भाग वह था, ये वो भाग था जिस पर अंग्रेज चीफ कमिश्नर के द्वारा शासन किया करते थे। एंड पार्ट डी, टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट वर गवर्न्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर who was appointed by the सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा भाग वह था जिसमें अंडमान शामिल था, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करता था। जब देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली, उस समय देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेज जाते जाते हमारे से ये बात कह गए कि देश के अंदर जितनी भी रियासतें हैं, उस समय के राजा रजवाड़े अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र हुआ करते थे, या उस समय अंग्रेजों के जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, उनके मन में आए वो करें। पटेल जी ने गाजर, पटेल जी एक हाथ में गाजर रखते थे और एक हाथ में डंडा रखते थे। पहले उनको गाजर दिखाते थे, नहीं उनकी समझ में आता था तो फिर डंडा लगा देते थे। पटेल जी एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनको भारत को इंटीग्रेटेड करने का श्रेय जाता है, और इसलिए पटेल जी के नेक कार्यों की वजह से उनका सम्मान हमारे दिल में हमेशा के लिए है। पटेल जी ने बिखरी अवस्था में जो देश था उसे एकीकृत करने की मुहिम छेड़ी थी, और 26 नवंबर 1949 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तब 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान
स्वीकार किया गया तो हमें देश के संविधान के अंदर ये चारों भाग देखने को मिले। और इस समय हमारे यहाँ पर जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वो पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। आज जब हम देखते हैं कि विश्व में तमाम जगह पे, जैसे सपोज कीजिए कि हम यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का एक संघ है, और अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो वहाँ पर कनाडा अमेरिका से पृथक हो गया और उसके बाद में स्कॉटलैंड पृथक होना चाहता है यूके से, यानी ब्रिटेन से, और ऐसी मांग है जो स्पेन के अंदर उस लिए वहाँ के लोग भी स्पेन का एक हिस्सा काट कर दे दिया जाए और वो स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए आपातकाल में कहीं ऐसा भारत में ना हो, आपातकाल में कहीं सिचुएशन ऐसी ना आ जाए, तो यूनियन ऑफ स्टेट, चूंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का एक संघ है, इसे संयुक्त रूप से रखने के लिए राज्यों के भीतर केंद्र अपने कुछ ठिकाने बनाना चाहता है, जहां से कभी आवश्यकता पड़े तो सेना भेजकर या फिर वहां के प्रशासन के माध्यम से उस राज्य की स्थिति पर नियंत्रण रखा जाए। यही कारण है कि हमने दक्षिण भारत में 3 राज्यों पर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, ये पुदुचेरी के 4 हिस्से हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आंध्रा में यनम और तमिलनाडु में 2 हिस्से पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में माहे जो है पुदुचेरी के हिस्से हैं। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी से गवर्न होती है, क्योंकि ये तीनों राज्यों में केंद्र सरकार का इंटरफियर है। वहाँ की सारी बातें, वहाँ का सारा प्रशासन, और अगर ऐसी स्थिति बने तो कोई स्थिति अगर क्रिएट हो तो उससे निपटा जा सके। अब प्रश्न उठता है कि पुदुचेरी में चीफ कमिश्नर तो था ही नहीं, वहां तो फ्रांस का अधिकार था, तो फ्रांसीसियों ने इस लोकेशन को क्यों पकड़ा था? वो इसलिए पकड़ा था क्योंकि ये की लोकेशन थी, और भारत में यूनियन टेरिटरी बाद में इस की लोकेशन के कारण भारत ने इसे यूनियन टेरिटरी में रख दिया। भारत को उत्तरी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में रखा, क्योंकि उत्तरी बॉर्डर से अगर दुश्मनों की कोई हरकत होती दिखाई देती है तो केंद्र सरकार वहां पर हस्तक्षेप कर देगी। ऐसे ही अंडमान निकोबार में दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से हमने देखा कि आपका मालदीव में जो है, मालदीव के ऊपर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसी तरीके से गुजरात में दमन द्वीप को भी हमने यूनियन टेरिटरी बनाने का काम किया, और दिल्ली में भी हमने, दिल्ली को बीचों बीच में है देश के, वो दिल है, उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया। हमने देखा कि पंजाब और हरियाणा में की दोनों संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को भी हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। हमने देखा कि इतना हमने भारत के पूरा भूभाग को देख लिया, यूनियन टेरिटरी को देख लिया, तो हमने देखा कि पूर्वोत्तर भारत में स्थिति बड़ी विषम थी, और इसलिए पूर्वोत्तर भारत में पूरा का पूरा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में यहाँ पर राज्य की मांग उठी, और राज्य की मांग उठी तो यहाँ पर इन्होंने राज्य घोषित किया, और राज्य घोषित करने के बाद में केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखने के लिए
उसको पूरे पूर्वोत्तर भारत को केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखने के लिए एक ASFA कानून को लगा दिया। ASFA कानून लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इन पर केंद्र सरकार का औचित्य रहे। ASFA कानून बाद में यहाँ जम्मू कश्मीर पर भी लगा दिया गया। ASFA कानून है क्या? तो ASFA कानून को यानी ASFPA इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसे अशांति वाले क्षेत्रों में लागू किया गया। ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा सशस्त्र बल के अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए गए। 1958 में इसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में लागू किया गया ताकि वहां पर फैली हुई अशांति पर काबू पाया जा सके। बाद में यानी ये 7 सिस्टम में पूरा का पूरा लागू कर दिया गया। बाद में इसे मेघालय से हटा लिया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये शिलोंग मेघालय पठार, शिलोंग पठार एक ही सब चीजें हैं, तो मेघालय शिलोंग पठार पर अवस्थित है। ASFA का कानून है क्या कि 1 अप्रैल 2018 में मेघालय से तो इसे हटा लिया गया। 1990 में ASFA को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और लेकिन लद्दाख को इस कानून के दायरे से बाहर रख दिया गया। ASFA कानून के द्वारा असंदिग्ध व्यक्ति को कि बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का भी अधिकार है और बिना किसी कानून के गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। बिना वारंट के किसी के घर में जाकर गिरफ्तार करने का अधिकार है और उस घर की तलाशी लेने का भी अधिकार है। बल के प्रयोग का भी अधिकार है। वाहन को रोककर तलाशी लेने का भी अधिकार है। ASFA एक्ट में सैनिकों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः केंद्र सरकार के हाथों में इस तरीके की, जैसे कि स्पेन में मांग उठ रही है, स्कॉटलैंड ब्रिटेन से दूर होना चाहता है और अन्य कोई भी देश जैसे कनाडा ने खुद को अमेरिका से पृथक किया, इस तरीके से भारत में देश विरोधी कोई घटना न घटित हो और बड़ी अपमानजनक बात भारत में ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने यूनियन टेरिटरी के जरिए अपने नियंत्रण को स्थापित करने का कार्य किया। यद्यपि राज्यों में केंद्र सरकार के पास में गवर्नर के रूप में एजेंट केंद्र सरकार का रहता है, जिसके द्वारा वो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में स्थिति को कंट्रोल करने का कार्य करती है। राज्य में हमारे दो पुराने दुश्मन हैं, इनको यानी क्या मिलता है, पाकिस्तान और चाइना। इन्होंने कल भी पंजाब में कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं ने, जिनमें नवजोत सिद्धू, जिसको मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचा कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और इन पर इस तरीके का एक गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। हमने इस देश की माटी का अन्न खाया है और सब कुछ काम किया है और उस पीरियड में इतनी अपमानजनक घटना वहां पर करवा डाली, इतना अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको देश का प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे कुछ भी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, देश का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है और हमें उनके सम्मान में बातचीत करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के विषय में पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें इस तरीके से अपमानजनक नहीं करना चाहिए और उनकी जान को खतरा पैदा नहीं होने देना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के विषय में सोचना है। ऐसे हरकतों को करने के लिए वहां पे एजेंट के रूप में केंद्र सरकार के गवर्नर रहते हैं।
आज हमने यूनियन टेरिटरी की भूमिका को जाना और यूनियन टेरिटरी में केंद्र का औचित्य को जाना, यूनियन टेरिटरी क्या होती है ये जाना, असफलता कानून क्या है ये जाना। इन सभी को जानने के बाद में आज हमने इस मुद्दे को डिटेल में जाना। कल हम आपसे टोटल ज्योग्राफी के अंतर्गत आगे के बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।